तो दोस्तों प्राउड करने वाले इस वीडियो के एंड में वो मैसेज सुनकर जाइएगा जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है और अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमारी बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस वे के आधार पर इसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करते हुए 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द अब भारत के अंदर निर्मित की जाएगी और इसके ऊपर काम एक्चुअली शुरू कर दिया गया है, जिसका डिजाइन फेज भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है उसके द्वारा तैयार कर लिया गया है। तो अब दरअसल संदर्भ ये है कि भारत के अंदर बुलेट ट्रेन तो हमें शुरू करनी ही है। इसके लिए जापान के साथ हम लोगों ने डील की है, लेकिन ये केवल एक कॉरिडोर की बात की जा रही है। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन केवल एक कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगी। केवल अहमदाबाद से मुंबई के बीच ही नहीं बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों तक भी बुलेट ट्रेन को पहुंचाना होगा। अब अगर हम लोग विदेशी बुलेट ट्रेन से ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होना है। एक तो जापानीज टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। इसके बाद जब वर्ष 2018 में भारत और जापान के बीच में 10 कोच वाली बुलेट ट्रेन को लेकर डील फाइनल हुई तो शुरुआती जो इसकी लागत थी वो 389 करोड़ रुपए थी, जिसमें आपको बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड देने जा रही थी। लेकिन वर्ष 2023 आते आते इसकी अनुमानित कीमत बढ़ गई और 460 करोड़ तक पहुंच गई। तो फिर हुआ ये कि भारत द्वारा कॉस्ट कटिंग भी इसकी करवाई गई। इसमें कई ऐसी फैसिलिटीज थी जो लग्जूरियस लिस्ट में काउंट होती है, उन्हें कम किया गया ताकि हमारा बजट गड़बड़ ना हो पाए। लेकिन इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है स्वदेशी बुलेट ट्रेन। इसी वजह से भारत द्वारा स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण की योजना बनाई गई। तो अब बताया जा रहा है कि इसी वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ही स्वदेशी बुलेट ट्रेन का काम शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि इसका पहला ऑर्डर भी दिया जाने वाला है जो कि आपको 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करवाएगी। इसके लिए बताया जा रहा है कि शुरुआत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को 2 स्टैंडर्ड गेज की बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए कार्य सौंपा जाएगा जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ही चलने वाली है। उसके बाद जब हमारी क्षमताएं मैच्योरिटी को हासिल कर लेगी उसके बाद इनका मास प्रोडक्शन भी किया जाएगा और भारत के अन्य क्षेत्रों को भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इस तरह का काम भारत द्वारा पहली बार किया जाएगा। आज तक ये बुलेट ट्रेन भारत के अंदर नहीं बनी, इसलिए शुरुआती चरण में हमें सप्लाई चेन को लेकर दिक्कतें आ सकती है। इस वजह से बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह जापानीज कंपनी हिताची और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनके साथ सप्लाई चेन को लेकर सारी बातचीत कर ली जाएगी। यानी जिन कंपोनेंट्स को फिलहाल हम लोग हमारे देश में निर्मित नहीं कर सकते उसके लिए हमें कुछ समय के लिए इनके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स की तरह इस बुलेट ट्रेन का भी 100% इंडिजिनाइजेशन कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज की ये सबसे सुखद और सबसे शानदार खबर है, क्योंकि दुनिया में गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो कि बुलेट ट्रेन का निर्माण करते हैं। जबकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आज से 5-7 साल पहले की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर ट्रेन का निर्माण तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले आयरन व्हील्स भी नहीं बनाए जाते थे। इनको लेकर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इस बात को स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है कि किसी भी देश को रीबिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए और स्थिर बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अच्छी पॉलिटिक्स है। अब किसी भी देश के कोई नागरिक हो, उन सभी की अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा हो सकती है और उनका यही मानना होता है कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही इस देश का असली विकास कर सकती है। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, उसका अल्टीमेट गोल हमारे देश की प्रगति के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इन समर्थकों को बेवकूफ बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही। अब उन सभी पॉलिटिक्स पार्टी के समर्थकों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से और उन इन्फ्लुएंसर से ये पूछना चाहिए कि क्या एक्चुअली देश के अंदर तानाशाही चल रही थी और क्या एक्चुअली ईवीएम मशीन्स फिक्स थी, उनके अंदर हेरफेर किया जा सकता था, और अगर हाँ तो ये सारे नतीजे इस तरह के क्यों आए, क्यों एक तरफा नतीजे नहीं आए और फ्रैक्चर मैंडेट आया। हो सकता है कि अगर नतीजे एक तरफा आ जाते, 400 पार या 400 के आसपास आ जाते तो शायद भारत के अंदर किसी अन्य तरह का तनाव जनरेट हो जाता। लोगों के मन के अंदर जो शक के बीज बोए गए थे वो बड़े पेड़ बन जाते। तो हर उस व्यक्ति से ये सवाल पूछिएगा, ये आपका दायित्व बनता है सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हो, हैशटैग वगैरह डालकर उन लोगों से पूछिएगा कि क्या वास्तविकता में तानाशाही थी और क्या वास्तविकता में ईवीएम से एक तरफा नतीजे लिए जा सकते हैं। क्योंकि एक बात का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देश के अंदर मोदी जी हारे, राहुल गांधी हारे, कांग्रेस हारे, बीजेपी हारे, कोई भी हार जाए, हमारे देश ने नहीं हारना चाहिए। जिस तरह का कुप्रचार किया गया उस वजह से दुनिया भर के अंदर भारत के इलेक्शन की बहुत बुरी छवि प्रेजेंट की गई है। तो इस छवि को साफ करने का दोबारा मौका मिला है, इसका जिम्मा हम सभी को उठाना होगा। यही आज का मैसेज था।